यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गर्ल्स, हमने लास्ट वीडियो में हमने जो मेरे ख्याल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टार्ट किया था और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप्स आपको एक्सप्लेन करके बताए थे इन शॉर्ट, जिसमें आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दिया था। और उसके बाद हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसकी डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात की थी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको फिर से रिमाइंड करा देते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम उसे कहते हैं जहां पर हमारी डिमांड में कितना चेंज आया, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी मीन्स चेंज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। डिमांड में कितना चेंज हुआ, कीमत में परिवर्तन होने के कारण, उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिग्रीज हमने की थी। इट शुड बी, इट कैन बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल 1, 0 या इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है। अब उसमें आपको बताया था ग्रेटर देन 1 में कि डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज, यानी प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने पर जब डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज होता है। लेस देन 1 में बताया था, लेस देन 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, यानी कि मांग में कम परिवर्तन होगा। प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज होने पर डिमांड में थोड़ा सा चेंज हमें देखें। आपको ध्यान में रखना है, प्राइस और डिमांड हमेशा दोनों में इनडायरेक्ट रिलेशन दिखाना है, इनवर्स रिलेशन दिखाना है कि एक के बढ़ने पर दूसरा कम होगा। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि अभी मैंने आपको कहा कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज होने पर डिमांड में थोड़ा सा चेंज होगा, तो बच्चे क्या करते हैं कि प्राइस में बहुत ज्यादा इंक्रीज होने पर डिमांड में थोड़ा सा इंक्रीज करें, विच इज रॉन्ग। आपको क्या दिखाना है, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो जाता है, हम ऐसा मानते हैं। तभी देखा आपने कि डिमांड कर्व जो है वो हमारा क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन बहुत सिंपल है कि यहाँ पर एक के प्राइस के बढ़ने पर डिमांड हमारी कम हो जाती है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में ही बात करेंगे। अभी जब इसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको बताना है, सबसे पहले कहते हैं किसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज डेल्टा पी? डेल्टा पी इज चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस का क्या मतलब है, चेंज इन प्राइस इज P1 माइनस P। व्हाट इज P1? P1 इज प्रेजेंट प्राइस और P क्या है, प्रीवियस प्राइस, राइट। आप मार्केट में एप्पल खरीदने के लिए गए, पहले प्राइस जो है वो 100 रुपी था। कितना था? 100 रुपी प्राइस था। तो हम डिमांड कितनी करते थे, हम 2 किलो एप्पल की करते थे। लेकिन अगर अब प्राइस बढ़ करके 100 से 150 हो जाता है, यानी प्रेजेंट प्राइस क्या है, 150 है, जो दोनों का डिफरेंस है 50, दैट इज अवर डेल्टा पी। ये हमारा चेंज इन प्राइस। डेल्टा क्या मतलब दिखाता है कि परिवर्तन, चेंज इन प्राइस, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, कितना चेंज आया, 50 रुपी का चेंज आया। पहले प्राइस क्या था, 100 रुपी था, अब बढ़ करके 150 हो गया। प्रेजेंट प्राइस क्या है, P1 क्या है, 150, और प्रीवियस प्राइस क्या था, इनिशियल प्राइस जो शुरू में प्राइस था वो कितना था, 100 रुपी। दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आ गया, डेल्टा P। सेम विद डेल्टा Q। व्हाट इज डेल्टा Q? Q इज डिमांड, चेंज इन डिमांड। डेल्टा इज चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन किसके इक्वल होगा, Q1 माइनस Q। Q1 क्या है, प्रेजेंट डिमांड, और पहले डिमांड क्या थी, इनिशियल डिमांड क्या थी, वो हमारा Q को दिखाएगा। अभी मेरे एग्जांपल में आपको मैंने शो करके दिखाया, अगर 100 रुपये हमारे प्राइस है तो हमने कितने केजी एप्पल खरीदे, हमने 3 केजी एप्पल खरीदे मान लीजिए, राइट। अगर हमारे प्राइस बढ़ करके 150 रुपये हो जाता है, अब मैं कितने एप्पल खरीदूंगी, कितने एप्पल खरीदेंगे,
1 kg एप्पल खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? या 1 या 1.5, यानी प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो गई। आपने क्या देखा, जब 100 से 150 हुआ तो हमारी डिमांड कम होकर के 3 से 1 हो गई। 3 से 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, हम कुछ भी ले सकते हैं। क्या आ गया हमारे पास? डिमांड कितनी है? -2, यानी मांग हमारी कम हो गई। -2 मीन्स कम हो गई हमारी डिमांड। इज इट ओके? व्हाट इज पी इन इट? पी क्या है? इनिशियल प्राइस, शुरू में कीमत कितनी थी? 100 रुपए। व्हाट इज प्राइस? 100। क्यों? शुरू में मांग कितनी थी? 3 kg एप्पल्स, 3 kg एप्पल्स की। तो हमारा क्या हमारा आएगा? अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, व्हाट इज डेल्टा क्यू? -2। व्हाट इज डेल्टा पी? 50, राइट? व्हाट इज पी? शुरू में प्राइस कितना था? 100 रुपए था, 100। व्हाट इज क्यू? क्यू कितना है? क्यू कितना था शुरू में? 3 था, 3। इज इट ओके? बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ पर इसको निकाल लेंगे। क्या आ गया है यहाँ पर? 25, 100/75। ये हमारा जो है विच इज लेस ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि हमारा ग्रेटर देन 1 होगा ना। 100/75 को आप करेंगे तो पॉइंट समथिंग आएगा, 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी हमें देखने को मिलेगा विच इज लेस देन 1। ठीक है? ग्रेटर देन 1, 1.1, 1.1, 1.2 कुछ भी आएगा तो ये हमारा ग्रेटर देन 1, क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर है विच इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ऊपर का बड़ा है और नीचे का हमारा छोटा है। ये हमारा हुआ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह रहे हैं तो हम पी लिखेंगे। अगर हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो क्या हमारा फॉर्मूला हो जाएगा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई। प्राइस की जगह हम क्या लिख रहे हैं? वाई, इनकम, डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। फॉर्मूला सेम रहेगा, ध्यान में रखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी माइनस नहीं आएगा। मांग में परिवर्तन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए हमेशा जो हमारा ये फॉर्मूला है इसके बाहर हम माइनस लिखते हैं, ताकि अगर बीच में कोई माइनस का साइन आता है दोनों कट होकर के हमेशा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, राइट? अब यहाँ पर हमारा हुआ इनकम एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम डिग्रीज कर चुके हैं, जिसमें आपको बताया था इट कैन बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन, लेस देन 1, इक्वल 1, 0 और इंफिनिटी। वो सारे फिगर्स जो हैं, फिगर्स एंड टेबल्स, आप उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कभी भी कहीं पर भी पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आप फोन करके पूछ सकते हैं, या कैसे भी आप मेरे से कॉलेज में आकर के हम कंफर्म कर सकते हैं। अब गर्ल्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, और बहुत टफ भी है और स्कोरिंग भी है, जिसकी वजह से आपको इस क्वेश्चन में हम बहुत अच्छे यानी 80% तक हम मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, स्पेशली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अब हमारा आता है, हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहले हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद हमने डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया। डिग्रीज जिसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल 1, 0 और इन्फिनिटी। उसके बाद हम करेंगे मेजरमेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट? इसको भी जैसे आपने डिग्रीज को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इक्वल 1, इक्वल 0, इक्वल इन्फिनिटी, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ये जो हमने 5 डिग्रीज की थी, इसी तरह हम मेजरमेंट्स को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जरा ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट कोई भी लेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि। मांग की लोच को मापने का एक तरीका क्या है कि हम कुल व्यय विधि से हम माप सकते हैं, यानी एक्सपेंडिचर मेथड से हम इसे मेजर कर सकते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिंदु मांग की लोच से हम इसे मेजर कर सकते हैं। रेवेन्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
आगम मांग की लोच से हम इसे मेजर कर सकते हैं, रेवेन्यू के थ्रू हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। आप आर की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मेजर कर सकते हैं चाप मांग की लोच। और फिफ्थ एंड लास्ट हमारा क्या है, प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी प्रतिशत विधि हमारी क्या होगी। 5 विधियां हैं जिसके द्वारा हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं, राइट। अब इन्हीं को हम 1 बाय 1 डिराइव करके देखेंगे कि हम किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। अब फर्स्ट आपका एक्सपेंडिचर मेथड 1 बाय 1 हम लेंगे और आप इसे नोट डाउन करते जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे ताकि आसानी से आप समझ सकें। फर्स्ट मेथड चलिए हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से बात करते हैं। बिंदु मांग की लोच, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि एक डिमांड कर्व पर जो हम कॉम्बिनेशन शो करते हैं उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। समझ में आया? व्हाट इज पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? जरा एक फिगर में प्लॉट करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिया और यहाँ पर हमने प्राइस लिया, राइट। प्राइस ऑफ पी होने पर डिमांड ओ क्यू है, बहुत सिंपल। कॉम्बिनेशन ए, ये पॉइंट है, दिस इज पॉइंट, हाँ, ये कॉम्बिनेशन ए। इस कॉम्बिनेशन ए पर एक डिमांड कर्व जरा प्लॉट करेंगे, ये डिमांड कर्व है, इज इट ओके? सिंपल, ये डिमांड कर्व है। अगर ये डिमांड कर्व है तो इस पॉइंट ए पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? पॉइंट ए पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? दिस इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगी तो इस पॉइंट पर पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? कुछ भी बता सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है कि पॉइंट ए पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? हाँ, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अगर मैं बात करती हूँ, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसका फॉर्मूला है लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन। लोअर पोर्शन नीचे का भाग डिवाइडेड बाय ऊपर का भाग। इस डिमांड कर्व पर ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट के ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है? नीचे का भाग है, लोअर पोर्शन है। इस पॉइंट के ऊपर का भाग क्या है? ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा अपर पोर्शन कहलाता है। इज इट क्लियर? लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। अब जरा हम इसे डिराइव करके कोशिश करेंगे करने की, ताकि आप समझ सकें कि लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन इसको हम किस तरीके से शो करके दिखाएंगे। जरा अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 पढ़ लेंगे। आपको क्या लोअर पोर्शन क्या है? यहाँ पर आर दे दो, यहाँ पर एम दे दो। जितनी बार फिगर प्लॉट करें हर बार अलग अलग नेमिंग दें, अलग अलग नाम दें, ताकि आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो सके। अगर एक ही नाम देंगे तो वो याद हो जाएगा और वहां जाके गड़बड़ कराएंगे आप, राइट। लोअर पोर्शन क्या है? व्हाट इज लोअर पोर्शन? ए आर, ए आर अपॉन अपर पोर्शन क्या है? ए एम, ए एम इज अपर पोर्शन। ये हमें प्रूव करना है लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन या फिर ए आर अपॉन ए एम। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए हम परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लिखेंगे। परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी अपॉन क्यू। अभी हमने इससे पहले स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले यही किया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। व्हाट इज डेल्टा क्यू? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डेल्टा पी चेंज इन प्राइस। P क्या है? इनिशियल प्राइस। और Q क्या है? आपका क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड। अब गर्ल्स हम इसी को, हमें डेल्टा Q चाहिए, हमें डेल्टा P चाहिए, हमें P चाहिए और हमें Q चाहिए। हमें इन सबकी वैल्यूज चाहिए। इन सबकी वैल्यूज को निकालने के लिए हमें चेंज इन डिमांड करना पड़ेगा। क्या? चेंज इन प्राइस करना पड़ेगा। प्राइस अगर हमारा कम होकर OP1 हो जाता है तो हमारी डिमांड कम बढ़ करके OQ1 हो जाएगी। यही होगा, हाँ, डिमांड बढ़ करके OQ1 हो जाएगी। अब यहाँ पर नया कॉम्बिनेशन हमारा बन गया B। इज इट ओके? सबको नाम दे देंगे, जरा देंगे यहाँ पर C लिख देंगे, राइट।
यहाँ पर ए सी बी और ये क्यू क्यू वन आर, मेरे ख्याल से सारा क्लियर है। प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ गई, बहुत सिंपल। अब मेरा क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? मांग में कितना चेंज हुआ? पहले मांग क्या थी? OQ, अब बढ़ करके कितनी हो गई? OQ1। OQ1 माइनस OQ कितना आ गया? व्हाट इज चेंज इन डिमांड? QQ1। मांग में कितना चेंज हुआ? पहले OQ थी, अब बढ़कर OQ1 हो गया। कितना चेंज आया? QQ1 के बराबर हमारा डिमांड में चेंज हुआ। व्हाट इज QQ1? इट इज आल्सो पैरेलल टू CB। ये QQ1 पैरेलल किसके है? CB के बराबर है। मैं CB भी लिख सकती हूँ। वेरी सिंपल, ध्यान से सुनना है, मैं बहुत ज्यादा नहीं, आज भी हम हाफ करेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट मेजरमेंट्स करेंगे ताकि आप सभी आसानी से समझ सकें। What is delta Q? Delta Q is QQ1 और QQ1 is parallel to CB, so that is why QQ1 is also equal to CB, right? What is delta P? प्राइस में कितना चेंज हुआ है? PP1 के बराबर चेंज हुआ है और PP1 जो है, PP1 is also equal to AC, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ये PP1 is also equal to AC, हम AC लिख सकते हैं। Is it okay? अब उसके बाद हम बात करेंगे P। इनिशियल प्राइस क्या था? शुरू में कीमत कितनी थी? शुरू में कीमत थी OP। P1 तो चेंज हुई, हमें चेंज को नहीं लेना। शुरू में कितनी कीमत थी? OP के बराबर था और OP किसके इक्वल है? AQ के बराबर है। उसके पैरेलल देखना है कि उसके पैरेलल कौन सी लाइन जा रही है, वही हमारे दोनों बराबर होंगे, राइट? Q क्या है? शुरू में मांग कितनी थी? डिमांड कितनी थी? OQ और OQ किसके इक्वल है? OQ इज इक्वल टू AP। ऊपर तक लेकर के जाएंगे AP, राइट? हमने लिख दिया, हो गया। इज इट ओके? अब इन्हीं सब वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, राइट? क्या आ जाएगा हमारे पास? Q, डेल्टा Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? CB अपॉन AC इंटू AQ अपॉन AP। मैंने कुछ नहीं किया, डेल्टा Q की जगह क्या लिखा है? CB। डेल्टा P की जगह क्या लिखा है? AC। P की जगह क्या लिखा है? AQ और Q की जगह हम क्या लिख रहे हैं? AP। इज इट ओके? हमें क्या चाहिए? पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज इक्वल टू AR अपॉन AM। इसको प्रूव करने के लिए अब हम क्या करते हैं? दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। दो ट्रायंगल्स हमारे क्या है? एक ये छोटा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC is similar to triangle AQR। एक ये छोटा ट्रायंगल और एक ये बड़ा ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, उनकी सारी साइड्स बराबर होंगी, उनके रेशियोज बराबर होंगी, ये हमेशा ध्यान में रखना। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयर रेशियोज are same or their sides are always similar, they are all equal, right? अब एक एग्जांपल आपको देकर के मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल्स लिए, ABC और AQR। एक छोटा ट्रायंगल लिया मैंने ACB और एक लिया मैंने बड़ा ट्रायंगल AQR, राइट? एक छोटा ट्रायंगल है और एक ये बड़ा ट्रायंगल है। मैंने क्या कहा? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं वो हमेशा हमारी बराबर होगी। ये AC is also equal to AQ, ये this is equal to this, राइट? ये भी स्टैंडिंग लाइन है और ये भी स्टैंडिंग लाइन है, दोनों सेम है। ये भी स्लांटिंग है और ये भी स्लांटिंग है। AB is equal to AR because these two triangles are similar, right? In the same way, base CB is also equal to QR। हमने तीनों साइड्स जो हैं हमने उन्हें इक्वल शो किया। मेरे ख्याल बहुत सिंपल होगा। अब हम इस फॉर्मूले में ये जो हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की थी, इन्हीं वैल्यूज में CB जो है, CB is also equal to QR, ये CB is also equal to QR and AC is equal to AQ, AC is equal to AQ, right? मैंने CB की जगह क्या लिख दिया? QR और AC की जगह क्या लिखा है? AQ। अब
हम यहाँ पर बाकी हम एज इट इज रखेंगे इनटू ए क्यू अपॉन ए पी। आपने क्या देखा, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल आउट हो गया। अगर आपका ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो समथिंग रॉन्ग इन योर सिमिलर ट्रायंगल्स। आपने दोनों ट्रायंगल्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमारे कट करके हमारे पास क्या आ जाता है, क्यू आर अपॉन ए पी, क्यू आर अपॉन ए पी। ये दो लाइंस आ गई। अब क्या करेंगे, फिर से हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। पहले हमने एक छोटा एक बड़ा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव किया था, साइड्स दोनों की बराबर करी थी। अब हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं, ट्रायंगल ए क्यू आर, यानी इस क्यू आर से रिलेटेड क्यू आर क्या हो जाएगा, ए क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी। ए पी चाहिए ना, ए पी चाहिए तो ए पी एम, ए पी एम। These two triangles are similar. Now what happened? क्या होगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अब यहाँ पर लिख लेंगे ट्रायंगल एक ये और एक ये। ट्रायंगल ए क्यू आर लोअर पोर्शन पहले नीचे वाला लिखेंगे, बाद में हम ऊपर वाला लिखेंगे, अपॉन एम पी ए। जैसे यहाँ पर लिखा है सेम ऐसे यहाँ पर बनाएंगे। ये नहीं है कि यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ एम लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, रॉन्ग होगा। ए एम यहाँ है, एम यहाँ लिखेंगे, पी यहाँ है, हम पी यहाँ लिखेंगे, ए यहाँ है, हम ए यहाँ लिखेंगे। अभी मैंने कहा था तो सारी साइड्स बराबर होंगी। अब हमारा क्या करना है, इनकी रेशियोज बराबर होंगी, सारी साइड्स की तो रेशियोज बराबर होंगी। जरा देखेंगे, ए क्यू अपॉन एम पी, ए क्यू अपॉन एम पी रेशियो है, इन साइड्स की रेशियो है, ए क्यू अपॉन एम पी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी ए इज इक्वल टू ए आर अपॉन एम ए, ए एम। एम में लिखोगे या एम में लिखोगे, वन एंड द सेम थिंग, राइट। ए क्यू अपॉन एम पी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन ए पी और ए आर अपॉन ए एम। इज इट क्लियर? अब जरा हम देखेंगे, हमारे पास क्या था, क्यू आर अपॉन ए पी इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू आर अपॉन ए पी इज ऑल्सो इक्वल टू ए आर अपॉन ए एम, ए आर अपॉन ए एम। Hence proved. आपको क्या मैंने दिखाया कि लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन या ए आर अपॉन ए एम, दिस इज अवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच हमारी किसके, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट मेथड नहीं है। सिर्फ लोअर पोर्शन अपर पोर्शन से हम ग्रेटर देन वन लेस देन वन ये सब कुछ बहुत आसानी से नहीं बता सकते। तो आपको क्या देखना है कि हमारा सबसे बेस्ट मेथड तो हमारा परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, जिससे हम एक्यूरेट मेजरमेंट हम कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। लेकिन इनसे बहुत एक्यूरेट नहीं किया जाता, लेकिन स्टिल ये एक मेजरमेंट है जिससे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। दिस इज अवर पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, अब मैं एक शॉर्ट में आपको करके दिखाऊंगी जिससे आप सभी आसानी से समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जिसमें आपको मैंने बताया, फिर से एक बार शॉर्ट में आपको बता देते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लोअर पोर्शन बाय अपर पोर्शन। लोअर पोर्शन बाय अपर पोर्शन, इसे प्रूव करने के लिए आप परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला लिख करके उसमें डेरिवेशन यानी उसमें वैल्यूज पुट करके डेल्टा क्यू इंटू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, इनकी वैल्यूज निकाल करके उन्हें फॉर्मूले में पुट करके उसके बाद आप लोअर पोर्शन बाय अपर पोर्शन उसे इजीली डिराइव कर सकते हैं। पहले आप दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे जिसमें साइड्स बराबर करनी होंगी, और उसके बाद आप दो ट्रायंगल्स और लेंगे जिन्हें सिमिलर प्रूव करेंगे, और फिर आप उसकी रेशियोज को बराबर कर देंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा मेथड है दैट इज आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गर्ल्स किसे कहते हैं? आर्क क्या है? चाप। चाप क्या है? एक डिमांड कर्व पर जो दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस को हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, ये डिमांड कर्व है, दिस इज अवर डिमांड कर्व, राइट। इस पर आपने दो कॉम्बिनेशंस ले लिए, कॉम्बिनेशन ए एंड कॉम्बिनेशन बी। ऐसे बनाते हो,
दो कॉम्बिनेशन आपने लिए, मेरा क्या कहना है, व्हाट इज आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दो कॉम्बिनेशंस के बीच की जो जगह है उसी को हम आर्क इलास्टिसिटी, उसमें हमारा मांग की लोच क्या होगी, दिस इज कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दो कॉम्बिनेशन, दो संयोगों के बीच की जो मांग वक्र है, जो बीच का मांग वक्र है, जो डिमांड कर्व है, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉम्बिनेशंस ऑफ डिमांड इज कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस इज कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ टाइम में क्या होता है, डिफरेंस कम होता चला जाएगा, जो हमारा जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही हमारा डिमांड में चेंज होता चला जाएगा। तो क्या होगा फिर, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हम फॉर्मूले से हम जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे। धीरे धीरे ये पॉइंट कम होता जाएगा, कम होता, ये इतना सा रहेगा, फिर और कम हो गया, जितना जितना कम होता जाएगा वो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो व्हाट इज आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हिच शोज द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉम्बिनेशंस ऑन द डिमांड कर्व इज कॉल्ड आवर आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस ओपी होने पर डिमांड ओक्यू है कॉम्बिनेशन में, राइट। अगर प्राइस बढ़कर ओपी 1 हो जाता है तो डिमांड कम होकर के ओक्यू 1 हो जाती है कॉम्बिनेशन बी। दोनों को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने पर जो इन दोनों का डिफरेंस है, दिस इज आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको मेजर करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन Q1 प्लस Q इन अपॉन डेल्टा P इंटू P1 प्लस P अपॉन Q1 प्लस Q। आपको ध्यान है जो अभी हमने परसेंटेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला किया था, उसमें हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, राइट। यहाँ पर हमने क्या है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P एज इट इज है, लेकिन P की जगह क्या है, P1 प्लस P। P1 क्या है, प्रेजेंट प्राइस, P क्या है, इनिशियल प्राइस, Q1 प्रेजेंट डिमांड और Q इनिशियल डिमांड, और Q1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P इंटू P1 प्लस P अपॉन Q1 प्लस Q, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है। आपको सिर्फ इतना बताना है क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से हम इसे मेजर करेंगे, क्या हमारा आर्क इलास्टिसिटी, आपके पास P है, Q है, Q1 है, तो आप आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो हमारा क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि, एक्सपेंडिचर कुल व्यय। एक्सपेंडिचर मेथड गर्ल्स किसे कहेंगे, जरा ध्यान से सुनेंगे। कुल व्यय विधि, उसे व्यय क्या है, व्हाट इज एक्सपेंडिचर, जो हम डिमांड करते हैं वही हमारा एक्सपेंडिचर है। मैं मार्केट में एप्पल खरीदने के लिए गई कि मुझे 2 kg एप्पल लेकर आना है, डिमांड कितनी है 2 kg एप्पल की, खर्च कितना किया, 2 kg एप्पल को खरीदने में जितना पैसा लगा, जितना प्राइस था उसके अकॉर्डिंग हमने खर्च कर दिया। तो एक्सपेंडिचर दैट इज योर डिमांड, राइट। जैसे प्राइस बढ़ेगा हमारा एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, ऑब्वियस है। पहले मैं 100 रुपए किलो एप्पल लेकर आती थी, प्राइस बढ़ करके 200 रुपए का किलो हो गया, अब मैं कितने एप्पल लेकर आऊंगी, 100 रुपये में सिर्फ ½ kg एप्पल लेकर आऊंगी, मेरा एक्सपेंडिचर कम हो गया, राइट। जो आपने रिलेशनशिप वहां शो करके दिखाया था, हम यहाँ पर भी वैसे ही शो करेंगे, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर का रिलेशन शो करेंगे, ना कि हम प्राइस एंड डिमांड का शो करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब प्राइस के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, कीमत के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 के केस में क्या होगा, प्राइस के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, तब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा। और इक्वल 1 कब होगा, प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा।
अब हम इसी के फिगर्स और टेबल्स प्लॉट करेंगे। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, प्राइस बढ़ता है तो एक्सपेंडिचर कम होगा। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू। क्या शो कर रहा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 में क्या होगा कि प्राइस के बढ़ने पर एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। 5, 6, 7 ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इस केस में क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना भी बढ़े हमारे एक्सपेंडिचर में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, राइट? अब इन्हीं के हम फिगर्स प्लॉट कर सकते हैं 1, 2 एंड 3। यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर ले लेंगे और यहाँ पर हम प्राइस लेंगे। दो चीजों का कॉम्बिनेशन आपको शो करना है। इस केस में क्या होगा? प्राइस ओपी होने पर एक्सपेंडिचर ओई है। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हमारा एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, ई। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ये हमें क्या दिखाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 में क्या होगा? प्राइस ओपी होने पर एक्सपेंडिचर ओई है, कॉम्बिनेशन ये। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। अपवर्ड स्लोपिंग ये ऊपर की तरफ जाता हुआ कर्व हमें क्या दिखा रहा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इक्वल 1 के केस में क्या होगा? प्राइस ओपी होने पर एक्सपेंडिचर ओई है, प्राइस ओपी 1 हो जाएगा तो भी हमारा एक्सपेंडिचर ओपी ओई ही रहेगा। एक स्ट्रेट लाइन कर्व व्हिच इज पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस हमें क्या दिखाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। आप इन तीनों को कंबाइन करके भी हम दिखा सकते हैं, जिसमें हम दिखाएंगे यहाँ पर एक्सपेंडिचर और यहाँ पर हम प्राइस लेंगे। क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ क्या दिखा रहा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। एक स्ट्रेट लाइन कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ये नेगेटिव स्लोप इस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। दिस इज अवर expenditure method of measuring elasticity of demand, right? नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो हमारा क्या है? नेक्स्ट जो हमारा है वो है रेवेन्यू मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रेवेन्यू मेथड में जैसे आपने पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया है, सेम उसी तरह हम इसका भी डेरिवेशन करके आपको दिखाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू मेथड। रेवेन्यू मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज रेवेन्यू मेथड, थ्रू रेवेन्यू मेथड दैट इज इक्वल टू AR upon AR minus MR. This is the formula of measuring elasticity of demand through revenue method. आगम विधि से अगर हमें मांग की लोच को मापना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू अपॉन एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू कहते किसे हो? एक प्रोड्यूसर अपने सामान को बेचने के बाद जितना भी उसे पैसा प्राप्त होता है, जितना भी उसे धन मिलता है, जो भी उसको राशि मिलेगी, उसी को हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू कहेंगे। रेवेन्यू क्या है? एक प्रोड्यूसर को अपना सामान बेचने के बाद जो भी उसे मिलेगा उसी को हम रेवेन्यू कहेंगे, राइट? अब रेवेन्यू को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वैसे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको समझाने के लिए। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक डेफिनेशन दी रेवेन्यू की कि प्रोड्यूसर को अपना सामान बेचने के बाद कितना पैसा मिलता है उसी को हम रेवेन्यू कहेंगे। अब सपोज कर लीजिए एक प्रोड्यूसर ने 10 पंखे बनाए और एक पंखा 1000 रुपए का बनाया, उसका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 10 into 1000। 10 पंखे बनाए, 1000 रुपए के हिसाब से बनाए, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 10,000 रुपी। उसको कितना पैसा मिला? 10,000 रुपी। तो व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस कितना है? 1000 रुपी, 100 रुपी है, इंटू 10। क्वांटिटी कितनी है? 10 है। कितना हो गया? 1000 रुपए जो है उसका टोटल रेवेन्यू हुआ, राइट? बहुत सिंपल। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू क्या हो गया कि
कितना सामान बेच करके उसे कितना पैसा मिलता है, टोटल सामान बेचकर, दैट इज टोटल रेवेन्यू। व्हाट अबाउट एवरेज रेवेन्यू? एवरेज, औसत कैसे निकालते हो? जब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। टोटल रेवेन्यू से कितना मिला? 1000 रुपए मिला। क्वांटिटी कितनी थी? 10 क्वांटिटी थी। उसका एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया? 100 रुपी। आपको एक और एग्जांपल देते हैं। आपकी क्लास में एवरेज मार्क्स कितने आए? 10 बच्चे आपकी क्लास में हैं, किसी को 5 नंबर मिले 10 में से, किसी को 8 नंबर मिले, किसी को 2 नंबर मिले, किसी को आपने क्या देखा? उन 10 बच्चों के टोटल मिलाकर के 80 मार्क्स बने। कितने बने? 80 मार्क्स आपके बने। टोटल कितना है? 80 है मार्क्स। स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। तो हमने क्या देखा? 8 एवरेज मार्क्स है कि सभी बच्चों के मिलाकर के, यानी ऑन एन एवरेज 8 नंबर बनते हैं। किसी के 6 भी हो सकते हैं, किसी के 10 भी हो सकते हैं, किसी के 0 भी हो सकते हैं, राइट? सेम हियर, व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। टोटल रेवेन्यू कितना आया? 1000 रुपए अगर आया, कितनी क्वांटिटी थी? 10। आपके 10 पेन आपने बनाए, 100 रुपए का एक पेन बनाया, तो आपने टोटल कितने के पेन बेचे? 1000 रुपए के, दैट इज टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू, एक पेन कितने का बेचा? 100 रुपए का बेचा। एक पेन पर हेड जो हमारा रेवेन्यू होगा, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। व्हाट अबाउट मार्जिनल रेवेन्यू? सीमांत आगम किसे कहेंगे? एवरेज रेवेन्यू क्या है? एक एडिशनल यूनिट लगाने पर आपके रेवेन्यू में कितना चेंज है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। अभी मेरा एग्जांपल क्या था? और एक सिंपल सा एग्जांपल सुनते हैं। 5 लेबर ने जो छोड़े, उसे भी छोड़ेंगे, इसी एग्जांपल पर जाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। 10 पेन आपने बनाए, 100 रुपए के बनाए, राइट? प्राइस क्या है? 10 रुपी है। और हमारा प्राइस ये है, नो क्वांटिटी ये है, और प्राइस हमारा 100 रुपये है, राइट? अगर प्राइस बढ़ करके 10 से 11 रुपये हो जाता है, ठीक है? प्राइस में क्वांटिटी बढ़कर 10 से 11 पेन हो गई। पहले 10 पेन थी, अब 11 पेन हो गए। 10 पेन मैंने 100 रुपए के बेचे थे, 11 पेन में 105 के बेच दिए, राइट? 105 के हम पेन बेच रहे हैं। क्या देखा आपने? क्वांटिटी में कितना चेंज है? 1। चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 1। चेंज इन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज है? रेवेन्यू है ना ये, टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज है? 5 रुपये का। व्हाट इज मार्जिनल?